चलो आते हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक वी शैल डिस्कस, दिस इज आवर नेचर एंड एक्सटेंट। पहले तो इसी को समझना है, नेचर एंड एक्सटेंट, एक्सटेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, आओ चलते हैं सब्जेक्ट को थोड़ा कवर करें। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द सब्जेक्ट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखो पहले यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, देयर आफ्टर वी डिस्कस एज अ सब्जेक्ट। चलो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, उसके बाद एज अ सब्जेक्ट इसको कवर करेंगे। तो देखो एज फार एज environment ecology is concerned with respect to UPSC, तो you all know that falls under GS paper 3 in means and in prelims, that is part of prelims, it is part in prelims GS paper 1। तो GS पेपर 1 में ये दिखाई पड़ेगा प्रीलिम्स में, और मेंस में ये दिखाई पड़ेगा किधर, तो दैट इज GS पेपर 3 में। GS पेपर 3 दैट इज द एरिया ऑफ द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। अब चलते हैं दूसरा, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया कहाँ है। सेकेंड पॉइंट दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नंबर इज नॉट फिक्स्ड, मतलब about 10 or 12 question will come definitely from the environment ecology. Such a trend is not followed by UPSC with any subject. किसी भी सब्जेक्ट के साथ UPSC ये फिक्स ट्रेंड लेके नहीं चलता है, whether geography, whether environment, whether polity. Nutshell is that कि about 8 to 10 question proportion may increase or decrease depending upon the year. उस साल कितने ज़्यादा environment ecology से इंसिडेंट हो रहे हैं। If there is frequent submit, if there is new organization, if there is new policy scheme, in that case number of question may increase. अगर ज़्यादा प्लान डिस्कशन जिस पे ज़्यादा होगा उस पे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेज। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, ये एरिया था। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स ऑन एन एवरेज वी मे फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ एनवायरमेंट इकोलॉजी 8 to 10 question every year, but that is variable. Sometime it reaches up to 20 question. ऐसे भी साल आए हैं जब 20 क्वेश्चन इससे सीधे सीधे उठा के पूछ दिए। तो जब नया कोई इंट्रोड्यूस होता है तो उस समय उसके ज़्यादा वेटेज होते हैं, धीरे धीरे लोग जान गए तो कम हो गया। अब वो दूसरा लेते हैं, मीन्स में कहाँ तक है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो इन मीन्स एग्जामिनेशन नंबर ऑफ क्वेश्चन इज क्वाइट लिमिटेड, 2 to 4 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 2 to 4 क्वेश्चन, बस 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे। दैट इज ऑल अबाउट द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। चलते या तो 2 आएंगे या फिर 3 आएंगे या 4 आएंगे। 2 तो आएगा ही आएगा, इतना फिक्स है। 4 से ज़्यादा भी नहीं आएगा, ये भी फिक्स ही रहता है। तो 4 मैक्सिमम है, और फॉर प्रीलिम्स इट इज 8 to 10 क्वेश्चन। अब प्रीलिम्स में ज़्यादा वेटेज क्यों है, पहले इसको समझ लो कि why there is more question from environment ecology prelims. तो civil services examination is the combined examination of several examination. ये जो CSE का prelims होता है, this is for both the services, ordinary civil services, that is the generalist examination जिसको हम लोग समझ रहे हैं IAS, IPS, IFOS, और even railway services, postal services, डिफेंस सर्विसेज, सारे के एग्जाम यहीं से हो जाते हैं। बट वन मोर सर्विस एडेड विद दिस प्रीलिम्स, दैट इज IFS। तो यहाँ पर CSE सिविल सर्विसेज के तो एग्जाम होंगे इंक्लूडिंग विथ IFS के एग्जाम साथ में होते हैं, इसी प्रीलिम्स के बेस पे होते हैं, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो फॉरेस्ट सर्विस दैट इज ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस शेयर्ड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कॉम्बाइंड सर्विस है, और इसके प्रीलिम्स का भी डिटर्मिनेशन यही एग्जाम है। तो जिसने IFS का एग्जाम देना है, अब वो इसी रिजल्ट के बेस पे जाके IFS का मेंस लिखेगा, और जिसको इधर आना है वो इधर का मेंस अपीयर होगा। तो बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ IFS, इन्वॉल्वमेंट ऑफ IFS, nature of the environment ecology dramatically changed, number of question over the year increased। तो उनको लगा कि भाई 2-4 एक्स्ट्रा दे दो, कुल मिला के IFS वालों का भी टेस्ट हो जाएगा कि हाउ मच दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द
मैकेनिज्म ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इसीलिए प्रपोर्शन इसका धीरे धीरे बनता रहता है और उसमें बहुत सारे ऐसे आएंगे जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। तो टेक्निकल क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ द IFS एग्जामिनेशन। तो पहले तो ये भी क्लियर करके चलना है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर से निकलेंगी। तो ऊपर से निकलना क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि IFS कैंडिडेट्स आर मोस्टली द कैंडिडेट्स बिलोंग टू साइंस फील्ड, साइंस बैकग्राउंड। तो सब जूलॉजी बॉटनी वाले होते हैं, उनको पता होता है कि क्या किस तरह से सेल के मैकेनिज्म हैं, किस तरह से क्या चल रहे हैं। तो दैट इज़ ईजी फॉर देम बट दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस, हमारे लिए वो टफ हो जाता है। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो समझ ही नहीं आएंगे कि ये क्या नाम है, किस तरह से लिखा गया है, इवन प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत आएगी। तो ऐसे नए वर्ड्स जो हैं इसीलिए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अब वो आते हैं, तो ये अपना एक सिलेबस दिखता है UPSC का और मेंस का ये वाला। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक सिलेबस को भी इसमें देखना है, फिर और क्लियरिटी मिलेगी, और क्लियरिटी मिलेगी। एक छोटा सा सिलेबस ले लेते हैं, सिलेबस पे बाद में डिस्कस पूरा कर लेंगे। सिलेबस है, सिलेबस तो देखो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 ब्रांचेस। बस 4 ही चीजें पढ़नी है, 4 टॉपिक है आपके पास, एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ब्रांच। टॉपिक उसमें ऐड होते चले जाएंगे। वो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज, जो इसके सिलेबस को आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज बायोस्फीयर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। अगर बायोस्फीयर एंड ecosystem, that is the very first topic of this subject, biosphere, understanding of the biosphere and ecosystem. जो दूसरा जाता है, that is the concept of biodiversity, concept of biodiversity। तो बायोडाइवर्सिटी ये जो पहला टॉपिक है, बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम, दिस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल इन्वायरमेंट। अब अंडर इन्वायरमेंट बायोस्फीयर फाउंड, तो उस बायोस्फीयर के क्या फीचर हैं, मतलब हाउ द जो है अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ बायोस्फीयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट्स विथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द कॉन्सेप्ट हियर। अगेन इकोसिस्टम again depending upon the flow of energy, flow of biomasses। अब उसके भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक फॉर सपोज फूड चेन, फूड वेव, प्रोडक्टिविटी, ये सब आएगा आगे। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। दूसरा आएगा बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी इज द सम ऑफ द डाइवर्सिटी, मतलब ह्यूमंस हैं, कैट है, रैट है, सारा कुछ मिला दो तो उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बट यू आर फैमिलियर विद द फैक्ट कि भाई जैसे रोज है तो सब रोज आर वाइट, सब रोज आर ब्लैक। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक भी दिख रही है, स्पीसीज में बायोडाइवर्सिटी दिख रही है, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी है। तो दिस एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन डिटेल। देयर आफ्टर इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी, कि हमारे यहाँ कितना बायोडाइवर्सिटी वगैरह मिल रहा है। अगेन दैट विल इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्रेट ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी में थ्रेट कैसे आ रहे हैं। जैसे मान लो हैबिटाट लॉस हो रहे हैं, इन्वेसिव स्पेसीज हैं, तो लिस्ट ऑफ इन्वेसिव स्पेसीज आएंगे वहाँ पर, फॉरेस्ट फायर हो रहा है, नेचुरल कॉजेस, मैनमेड कॉजेस ऑल्सो, सो ऑन। तो ये सारे बायोडाइवर्सिटी में आएंगे। अगेन बायोडाइवर्सिटी विल इन्वॉल्व द कंजर्वेशन इफोर्ट्स, इसी के पार्ट होंगे कि कैसे हम नेशनल पार्क बना रहे हैं, हॉट स्पॉट लेके आ रहे हैं, कैसे हमारा सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इवन टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, ये सारे कॉन्सेप्ट पूरे बायोडाइवर्सिटी में ही चले जाएंगे। अब बायोडाइवर्सिटी के बाद जो थर्ड चैप्टर ऐड होगा, दैट इज, दीज आर द प्रीलिम्स, दैट इज द ग्लोबल इन्वायरमेंटल कंसर्न। जो भी इन्वायरमेंटल कंसर्न है वो अलग से सेपरेट टॉपिक आएगा, दैट इज इन्वायरमेंटल कंसर्न। इन्वायरमेंटल कंसर्न, environmental concern are the threat or the issues affecting our overall environment पूरे वर्ल्ड लेवल पे। जैसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे ओशियन एसिडिफिकेशन है, जैसे द केस ऑफ अभी लॉस ऑफ जो अपना आ रहा है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट के लॉस पे आ रहे हैं। तो सारे जितने भी डायमेंशंस दिख रहे हैं इंक्लूडिंग विथ पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन में सॉइल पॉल्यूशन,
एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इसी में फिर हमको वो भी देखना है कि कंटेम्पररी इश्यूज वगैरह क्या चल रहे हैं। तो ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल कंसर्न आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी। तो पूरे वर्ल्ड में जो भी आ रहे हैं, वेदर कोरल ब्लीचिंग भी इसी का पार्ट होगा, तो इसको देखेंगे। देयर आफ्टर वी वुड बी क्लियर अबाउट द प्रॉब्लम व्हेन, जो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। देयर आफ्टर वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन कंजर्वेशन एफर्ट, कि आखिर लोग कर क्या रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक विल बी कंजर्वेशन एफर्ट। कंजर्वेशन, तो बस 4 यूनिट को देखना है हमें, 5वां यूनिट इसमें कुछ नहीं आता है। अब इसके यूनिट्स में क्या बेसिक है और क्या एडवांस पे जाता है। तो ऑल ये जो 3 टॉपिक है इसमें से 50-50, दिस इज बेसिक, ये पूरा बेसिक है। बेसिक मतलब दैट इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द बायोस्फीयर एंड द इकोसिस्टम। तो ये पूरे फंक्शंस को इलेबोरेट करेगा, स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेगा, उनके बीच के इंटर रिलेशन को एक्सप्लोर करेगा। तो दिस टॉपिक इज फंडामेंटल बेसिक। एज फार एज मेंस इज कंसर्न, तो देयर इज नो रिलेवेंस फॉर दिस टॉपिक इन मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में इससे एक टुकड़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट इज नॉट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, पहले ही हट गया ये। दूसरा, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी वंस और ट्वाइस आस्क बाय यूपीएससी, बट दैट बिकम इरिलेवेंट। उस पर भी कोई अगर इश्यू बन गया है तभी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन मेंस में कहाँ है, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न, यहाँ के टॉपिक में हमें देखना है इन्वायरमेंटल कंसर्न और इश्यू। जो भी ग्लोबल इश्यू हैं, 7-8 ग्लोबल इश्यू को देख लो, वही बार बार रिपीट होते रहते हैं, चाहे पेरिस कन्वेंशन हो या फिर जो डेवलपिंग कंट्री के बीच डिबेट चल रहा है वो वाला इश्यू हो। मतलब फिक्स एरिया फ्रॉम एनवायरनमेंट इकोलॉजी फॉर मेंस एग्जामिनेशन इज ग्लोबल इश्यूज। ग्लोबल इश्यूज के साथ जो कंटेम्पररी कंजर्वेशन इफोर्ट्स, वो क्वेश्चन है। कंटेम्पररी मतलब अभी जैसे रियो डी जेनेरियो का समिट हुआ, तो देयर वुड बी अ क्वेश्चन कि इन द लाइट ऑफ रियो डी जेनेरियो एक्सप्लेन द ग्लोबल इफोर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे। तो कंटेम्पररी या रिसेंट एफर्ट्स, रिसेंट एफर्ट्स, तो रिसेंट एफर्ट्स पे ही क्वेश्चंस बनेंगे, ज्यादा कुछ इस पे क्वेश्चंस के स्कोप नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक लिमिटेड है। मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो या तो पॉल्यूशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ऐसे वाले टॉपिक से दिखाई पड़ेंगे। वहां पे ये नहीं पूछने जाएगा कि एक्सप्लेन द ट्रॉफिक लेवल ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के ट्रॉफिक लेवल को वो नहीं पूछ रहा है। एक्सप्लेन द फूड वेव एंड फूड चेन, ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, इवन स्टेट में भी नहीं पूछते हैं। तो हमें प्रिपेयर करना है मेंस के लिए बस ये 2 टॉपिक और प्रीलिम्स के लिए 4 टॉपिक, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल कंसर्न एंड कंजर्वेशन इफर्ट्स। कंजर्वेशन इफर्ट्स तो 4 ही है सिलेबस, बड़ा सिलेबस इसका नहीं है। अब वेटेज किसका कितना है कि हाउ मच रिलेवेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, तो वेटेज सब में है। यू कैन नॉट से कि भाई दिस टॉपिक फॉर प्रीलिम्स रिलेवेंट, मोर रिलेवेंट, दिस टॉपिक इज लेस रिलेवेंट। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से, ऐसे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक इज ऑल्सो नेसेसरी, ऑल्सो वाइटल फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा क्वेश्चंस नहीं आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हर एक पॉइंट से बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो इक्वली डिवाइडेड बाय यूपीएससी, चारों पे इक्वली ही ये काम करते हैं। क्लियर हो रहा है। प्रीलिम्स में हर छोटी छोटी चीजों पे गौर करते हुए चलना पड़ेगा, और मेंस में मोटे मोटे फैक्ट्स हैं, जो डिटेल है उसी पे ज्यादा फोकस, कंटेम्पररी इशू पे। जिस साल एग्जाम देने जाएंगे उस साल से कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। जो भी इवेंट हो रहे हैं, नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो रही है, कोई ग्लोबल इश्यूज आ गया, वहां पे क्वेश्चन ही बना लेगा। तो रिसेंट एफर्ट्स या रिसेंट इश्यू और एनवायरमेंटल कंसर्न, तो दिस इज द सिलेबस ऑफ द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। अब थोड़ा एक पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे, नेचर ऑफ सब्जेक्ट कैसा है। ये एक और समझ के चलना है कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट कैसा बनता है, सो दैट वी विल एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस। छोटा सा पॉइंट और ले लेंगे, नेचर ऑफ सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है। तो देखो,
दिस सब्जेक्ट इज मोर और लेस साइंटिफिक सब्जेक्ट। ये साइंटिफिक सब्जेक्ट दैट रिक्वायर रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, ये करना पड़ेगा। इसको ऐसे अगर सीधा सीधा लेंगे तो दैट वुड बी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर रीजन्स बेस्ड चलने पड़ेंगे, इसको समझना पड़ेगा। तो दैट इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, साइंस बेस्ड है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है। इंटर रिलेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशन। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लास में भी वो चीज़ें डिस्कस होंगी कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशन, इंटर ऑपरेबिलिटी, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन कैसे कर रहे हैं स्पीसीज, उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो उसको समझना है पहले, वो बेसिक चीज़ है। दूसरा जो इसका नेचर है दैट इज पर्टिकुलरली द बेसिक्स आर फैक्चुअल। ये फैक्चुअल हो जाता है। तो पहला तो साइंस के टच को आएगा, दूसरा फैक्ट्स आएंगे, और फैक्ट्स आर रैंडम। फैक्ट्स रैंडम है, मतलब कि कहीं से उठा के कुछ भी आ जाएगा। तो फैक्ट्स जो भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट विल बी द कंसर्न ऑफ फैक्ट। और फैक्ट बहुत सारे डेटा वाले नहीं है, मैथमेटिकल फैक्ट का कोई काम नहीं है। ये बात ध्यान रखना है कि पिछले साल जो था वो सपोज 1 मीट्रिक टन कार्बन का एमिशन था, इस साल 2 मीट्रिक टन हो गया। मैथमेटिकल फैक्ट्स का कोई काम नहीं है। यहाँ पे फैक्ट होंगे कॉन्सेप्चुअल फैक्ट, कि जैसे इकोलॉजिकल नाइस, ये क्या हुआ, नीस, इकोलॉजिकल नीस क्या है, हैबिटाट क्या हो गए, फूड वेव क्या हो गए, जो अपने हेटेरोट्रॉप्स हैं ये क्या हो गए, सिरे क्या होते हैं, सक्सेशन क्या होते हैं। तो दीज आर कॉन्सेप्चुअल फैक्ट हियर। तो जो कॉन्सेप्चुअल फैक्ट बन रहे हैं वही पूछे जाएंगे कॉन्सेप्चुअल फैक्ट। तो कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स का रोल होगा, मैथमेटिकल फैक्ट्स को ध्यान में नहीं रखना है। मैथमेटिकल फैक्ट से कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। यूपीएससी देख ही रहे हो इतने सालों से, अगर मैथमेटिकल डेटा है इसका मतलब कुछ जो मैथमेटिकल डेटा के साथ आए हैं लाइन वो गलत होंगे। तो मैथमेटिकल डेटा यूजुअली रॉन्ग ही होता है, वो गलत उल्टे सीधे मिसलीडिंग के लिए देते हैं। तो वी नीड नॉट टू कवर द मैथमेटिकल डेटा, वी नीड टू फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल फैक्ट। कॉन्सेप्ट को जोड़ जोड़ के चलना है कि पायोनियर स्पीसीज आ गया तो व्हाट टाइप ऑफ रोल प्लेड बाय दिस, मान लो इकोटोन आ गया तो व्हाट इज इकोटोन, वो सब समझ के चलना है डिटेल में। तो यहाँ पर फैक्चुअल ध्यान में रखना है। अगेन फैक्ट के बाद थोड़ा सा जो है वो नेचर में साइंटिफिक आएगा, कॉन्सेप्चुअल फैक्ट पे कंसर्न होता है। और इसके साथ हम लोग ले सकते हैं कि न्यू डेवलपमेंट पे थोड़ा इनका ज़्यादा फोकस होगा। न्यू डेवलपमेंट मतलब मान लो किसी को नोबेल मिल गया, और नोबेल मिला किस पे, तो सपोज ब्लू कार्बन, इस पे नोबेल मिल गया, तो दैट ब्लू कार्बन विल बी द कंसर्न ऑफ यूपीएससी। क्वेश्चन का शेप ले लेगा। तो जो न्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी में, मान लो स्पीसीज वगैरह डिस्कवर हो गए या कोई न्यूज में आ गया, तो वो वाले स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल सिमलीपाल, सिम बिकम द 107th नेशनल पार्क। तो अब वो सिमलीपाल पे कुछ उठा के ले आएंगे। अब जैसे हमने पढ़ा कि द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ गुजरात, बन्नी ग्रासलैंड सेलेक्टेड एज द चीता जो है उसका ब्रीडिंग सेंटर, तो दिस वुड बी टेक अ शेप अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट पे थोड़ा फोकस करके चलना पड़ेगा, करंट बेस्ड है, ठीक है। तो यही मोटा मोटा है। अगेन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी तो देखो ज्योग्राफी से क्या इसका रिलेशन है। अर्लियर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाज ब्रांच ऑफ द बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी होता था जिसमें सॉइल और ज्योग्राफी, इसको एनवायरमेंट इकोलॉजी को डिटेल में करते थे। तो देयर ज्योग्राफी एक्चुअली कवर द एरिया ऑफ एनवायरमेंट इकोलॉजी, बट एनवायरमेंट इकोलॉजी वाज कंसर्न ऑफ बायोलॉजी एज वेल। बायोलॉजी में भी पढ़ा गया, इट वाज रेड अंडर केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा गया। पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वहाँ पे अलग से आता है। तो हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा ये जुड़ता रहा। मेन कंसर्न रहा इसको मिला ज्योग्राफी से। थोड़ा सा कंटेंट पे देख लेते हैं कि कंटेंट कहाँ फोकस करेंगे, कंटेंट कहाँ पे फोकस करना है। लास्ट दैट वी विल डिस्कस कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करना है। तो देखो यू हैव टू स्टिक विथ द, पहले तो नोट्स है, क्लास नोट्स को एकदम 100% फोकस करना है।
बहुत अपडेटेड है। अगर थोड़ा सा भी कोई लाइन नया दिख रहा है तो रिसर्च द लाइन, चेक करो उसको कि उसमें क्या है वो लाइन। कई बार उसमें जैसे मान लो क्लास चल रही है तो हो सकता है इट में पॉसिबल कि एक आध पॉइंट मिस हो जाए, बट देयर इज ऑलरेडी रिटन क्लास नोट्स, तो 100% क्लास नोट पे रिलाई करना है। क्वेश्चन बाद में देखोगे तो क्लास नोट से सीधे टैली करते हुए लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। दूसरा क्या करना है, तो देखो यू नो वेरी वेल क्लास नोट्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी एंड अदर सोर्सेस। सारे क्लास नोट्स का यही रहा है। तो हियर अगर ज़्यादा पढ़ना है तब, बाकी जो पढ़ लेंगे तो वही चीज़ें मिलेंगी, रिपीटेशन होंगी। इसी का आपको दिखेगा एनसीईआरटी का एक बुक है बायोलॉजी का, एनसीईआरटी क्लास 12 है, ये शायद क्लास 12 है बायो का। तो यहाँ पर कुछ चैप्टर मिलेंगे दैट इज रिलेटेड विद द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। वही सारे टॉपिक हैं जो आप क्लास नोट्स में देखोगे, वहां पर वो रिपीट हुआ पड़ा है। तो उस सारे टॉपिक्स का एक तरह से क्रक्स अपने क्लास नोट्स में मिल जाएगा। तो नीड नॉट टू रीड द बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजी बुक, बट इफ यू प्रिफेयर देन रेफर दिस, पढ़ भी सकते हो, नहीं तो इसको देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज करेंट। 2 सोर्स लेने हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स पे फोकस करके चलना है। 50-50 क्वेश्चंस मान लो, 50% फ्रॉम बेसिक, 50% फ्रॉम करंट। और करंट तभी समझ में आएगा जब बेसिक समझ में आ रहा है। तो ये 50-50 इसका सोर्स होगा। करंट में कहाँ से पढ़ना है वो भी, तो बहुत सारे सोर्सेस हैं। हिंदू के साथ जमे रहो, हिंदू में ज़्यादातर चीज़ों को कवर कर लेते हैं। और बाकी अगर ज़्यादा जाएंगे तो देखो फालतू की चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे कोई सजेस्ट करेंगे साइंस रिपोर्टर पढ़ लो, एक साइंस वाली एक मैगजीन आती है वो पढ़, यार उतने का काम नहीं है। उतना पढ़ने लगे तो दूसरा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो नहीं पाएगा। हिंदू कवर करते रहो, हिंदू इज एनफ। हिंदू में सैटरडे या संडे को एक आता भी है इनका डिटेल, इन्वायरमेंट का पूरा ही डिटेल दे देते हैं। उसकी नई नई चीज़ें हैं, उसका PDF फाइल बनाओ, सेव करते चलो, एग्जाम के टाइम पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो द हिंदू इज मोर देन सफिशियंट, द हिंदू से ही लेना है, ज़्यादा नहीं करना है इसमें। और एक लास्ट का है कि सब्जेक्ट इज क्वाइट ओपन एंडेड। जो लास्ट का एक टिप्स है वो है सब्जेक्ट इज ओपन एंडेड। ओपन एंडेड सब्जेक्ट है, ओपन एंडेड सब्जेक्ट है। इट मीन्स क्या होगा, ओपन एंडेड सब्जेक्ट मीन्स दे में इन्वॉल्व ऑन गोइंग इवेंट्स। ये क्लोज नहीं है। जैसे हिस्ट्री वगैरह बंद हो गए, मर गए तो मर गए, अब मरे हुए लोग क्या नया कुछ ऐड कर पाएंगे। तो जहाँ पे चीज़ें एंड हो गई वो एंड हो गया, लेकिन ये पूरी तरह से ओपन एंडेड है, मतलब देयर इज ए स्कोप फॉर न्यू थिंग्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ओपन एंडेड है, करंट से गवर्न होगा। और एनी हाउ यू कैन सॉल्व अप टू 80% क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन इसमें नहीं बनेंगे। तो बी प्रिपेयर फॉर जो है कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए भी प्रिपेयर फॉर लिविंग सम क्वेश्चंस। तो आप एग्जाम में भी ये टैक्टिक लेके चलना कि 10 में से 10 नहीं बनेंगे। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन मस्ट नॉट बी हैंडल्ड बाय एनीवन, किसी से नहीं बनते हैं, क्योंकि इसके 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10 में से 2-3 मान लो, इतनी स्टडी के बाद 1-2 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो बिल्कुल एलियन होंगे, बिल्कुल सुपर इम्पोज्ड होंगे। तो 1-2 क्वेश्चन का स्कोप लेके चलना है। तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है। यू विल सॉल्व अबाउट 80%, 80 to 90% क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। 1 or 2 क्वेश्चन वुड बी क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट बियॉन्ड योर हेड, माथे के ऊपर से निकल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा वो। तो दैट इज द नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट। और कुल मिला के इतने बेसिक के साथ हम लोग चलेंगे इसको आगे करने के लिए, ठीक है। ये आपका जो पूरा क्लाइमेटोलॉजी तो बहुत बड़ा हो गया, वास्ट हो गया। ओशियनोग्राफी के साइज का ये सब्जेक्ट होता है। जितना बड़ा ओशियनोग्राफी उसी में थोड़ा बहुत ऐड कर दो, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ज्योग्राफी में ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, अकेला क्लाइमेटोलॉजी 2 इन्वायरमेंट इकोलॉजी को कंज्यूम कर जाएगा। तो वो सब बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, ये छोटा है, इससे भी छोटा अगला सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में केवल 2 ही यूनिट दिखाई पड़ेंगे, मेजर हेड उसमें 2 ही बनेंगे। पहला जो बेसिक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और दूसरा डिफरेंट डिजास्टर, बस 2 हेड में वो पूरा खत्म हो जाता है और उतना ही पढ़ना ही है।